नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड में जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन क्लॉज में आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2D में दी गई एम्प्लॉय कर्मचारी की परिभाषा। कर्मचारी से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड 34 में यथा परिभाषित रेल कर्मचारी है, जो रेल के किसी प्रशासनिक जिले या उप संप्रभागीय कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी किसी हैसियत में नियोजित नहीं है या किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मी दल के अन्य सदस्य, किसी वायुयान का कप्तान या कर्मी दल का अन्य सदस्य या किसी मोटरयान के संबंध में ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया व्यक्ति, किसी कंपनी द्वारा विदेश में कार्य के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति और जो भारत से बाहर ऐसी हैसियत में नियोजित है जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है और यथास्थिति पोत, वायुयान या मोटर या कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है या किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, चाहे नियोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित हो जाने से पहले या उसके पश्चात की गई थी और चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो, मौखिक या लिखित में हो, परंतु इनमें एक सा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में कार्य कर रहा है और किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश में जो आहत हो गया हो, जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश सम्मिलित है। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो कर्मचारी है उनमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित है। परिभाषा को देखने पर एक बात और हमें पता चलती है, वो ये है कि कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें कर्मचारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। वो व्यक्ति कौन से हैं? पहला, यदि किसी व्यक्ति का नियोजन आकस्मिक प्रकृति का है और जो नियोजन के व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों के सिवाय किसी काम के निमित्त नियोजित किया गया है, उसे कर्मचारी शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे संबंधित एक केस है जिसका नाम है कोचप्पन वर्सेस कृष्णन। 1987 का यह वाद है जिसमें जो केरल उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा है कि उक्त दोनों ही परिस्थितियां एक साथ विद्यमान होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सकता है। ठीक है, अब वो दोनों परिस्थितियां कौन सी हैं? एक तो ये कि नियोजन जो है आकस्मिक प्रकृति का होना चाहिए और नियोजन के व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों के सिवाय किसी काम के निमित्त नियोजित किया गया है। जब तक ये दोनों परिस्थितियां एक साथ विद्यमान नहीं हैं, तब तक वह व्यक्ति कर्मचारी शब्द की परिभाषा से अपवर्जित नहीं किया जाएगा। दोनों में से अगर एक ही परिस्थिति है तो वह कर्मचारी शब्द की परिभाषा में आएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत संघ के सशस्त्र बल के सदस्य की हैसियत से काम कर रहा है तो उसे भी हम कर्मचारी शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ऊपर जो बातें हमने पढ़ी हैं उससे एक बात तो स्पष्ट परिलक्षित होती है कि यह ज्ञात करने के लिए कि रेलवे के कर्मचारी के अतिरिक्त कौन कर्मचारी हैं, तो निम्न 3 मूलभूत बातें जानना ज़रूरी है। पहली, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पद होना चाहिए। दूसरा, कर्मचारी की मासिक मजदूरी होनी चाहिए। और जो तीसरी है बात वो है नियोजन की प्रकृति, कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का है।
एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान पे रखनी है कि 1984 से पूर्व यह स्थिति थी कि जो शारीरिक श्रम से भिन्न, जो फिज़िकल जो भी लेबर होता है, उससे अलग काम करने वाला ऐसा कर्मचारी जिसकी मासिक मजदूरी 1000 रुपये से अधिक थी, इस परिभाषा के अनुसार कर्मचारी नहीं माना जाता था। लेकिन जब 1984 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, कर्मचारी प्रतिकर संशोधन अधिनियम 1984, उसके अनुसार अब मासिक मजदूरी की जो अपर लिमिट है वो पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। अब मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो 1000 रुपये की जो एक सीमा बांधी गई थी, अब वह सीमा लागू नहीं होती है। अपर लिमिट कितनी भी हो सकती है। अब प्रत्येक कर्मचारी प्रतिकर राशि का हकदार होगा जो अनुसूचित 2 में उल्लेखित किसी भी नियोजन में नियोजित है, चाहे उसका मासिक वेतन कितना भी हो। अब हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था, कर्मचारी की परिभाषा में जो व्यक्ति सम्मिलित नहीं है वहाँ पे आकस्मिक प्रकृति का नियोजन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल नेचर। जिस कर्मचारी की नियुक्ति आकस्मिक प्रकृति की है तथा जिसका नियोजन नियोजक के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए हुआ है, हमने देखा कि उस व्यक्ति को हम कर्मचारी शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला कि नियोजित व्यक्ति कर्मचारी है, यह सिद्ध करने का दायित्व नियोजक पर होता है। और दूसरी बात कि नियोजित व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखने वाली बात, जिसमें कि 2 बातें हमें साबित करनी है। पहली कि कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति आकस्मिक प्रकार की थी और उसे नियोजन के व्यवसाय अथवा कारोबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियुक्ति किया गया था। इन बातों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। एक वाद आया था T.N. सीताराम रेड्डियर वर्सेस A. अय्यास्वामी गोंडर। 1956 का यह वाद है, जिसमें जो मद्रास उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा कि नियोजन का स्वरूप आकस्मिक प्रकृति का होते हुए भी यदि कर्मचारी की नियुक्ति नियोजक के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए ही हुई है तो उसे कर्मचारी शब्द की परिभाषा से पृथक नहीं किया जा सकता। अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर आपको कर्मचारी शब्द की परिभाषा से किसी व्यक्ति को बाहर रखना है तो दोनों बातें एक साथ सिद्ध करनी आवश्यक है। पहली कि उसका आकस्मिक प्रकृति का होना, आकस्मिक प्रयोजन, और दूसरा जिस व्यवसाय में वह नियोजक लगा हुआ है उससे भिन्न प्रकार के। अगर दोनों में से एक भी बात साबित नहीं हुई तो वह व्यक्ति कर्मचारी शब्द की परिभाषा में आ जाएगा। और इस बात में चूंकि एक ही बात साबित हुई है तो जो कर्मचारी था उसे प्रतिकर पाने के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। संयोगवश नियोजन को आकस्मिक प्रकृति का नियोजन भी कहा जा सकता है और अनिश्चित समयावधि व अनिश्चित परिस्थितियों में किए गए नियोजन को आकस्मिक प्रकृति के नियोजन में सम्मिलित किया जा सकेगा। आकस्मिक प्रकृति के नियोजन में नियुक्त संबंधी संविदा नहीं होती है। नियोजन की प्रकृति आकस्मिक है अथवा नहीं, इसका परीक्षण करने में सेवा की अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी सेवा का प्रकार। अभी एक हमने केस देखा था कोचप्पन वर्सेस कृष्णन, तो उसमें केरल उच्च न्यायालय ने वापस से अपनी इस बात पर जोर दिया कि यदि किसी नियोजन में नियमितता और आवर्तिता दोनों गुण धर्म विद्यमान हैं तथा नियोजक और कर्मचारी के पारस्परिक दायित्वों के संकेत प्रतीत होते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियोजन आकस्मिक प्रकृति का है। पक्षकारों के बीच संविदा द्वारा प्रत्येक मौसम में किसी व्यक्ति विशेष को ही नियोजित किया जाता है तो उसे आकस्मिक नियोजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को बार बार रोटेशन में एक पर्टिकुलर मौसम में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, तो उसे हम आकस्मिक नियोजन की जो हमने कैटेगरी बनाई है उसमें नहीं रख सकते। इसी से संबंधित एक दूसरा वाद है स्टेट ऑफ केरल बनाम खदीजा बीवी। यह भी केरल का ही केस है जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि जो केरल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हाथी के महावत को कर्मचारी कहा जा सकेगा या नहीं। महावत वो व्यक्ति होता है जो हाथी की देखरेख करता है और उसको चलाने के लिए काम में
आता है। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हाथी का ड्राइवर। तो यहाँ पे ये कहा, प्रश्न ये था कि जो महावत है उसे हम कर्मचारी शब्द में सम्मिलित करेंगे या नहीं, और विशेष रूप से तब जबकि उसे पारंपरिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। तो हमने देखा कि अधिनियम में जो अनुसूची 2 है, जो उसका खंड 12 है, उसमें हाथियों अथवा जंगली जानवरों के रखरखाव तथा उसके प्रशिक्षण तथा अन्य कार्य में कर्मचारी के नियोजन संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि जो मृतक, यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, तो जो मृतक महावत था उसको कर्मकार मानते हुए उसे प्रतिकर राशि प्रदान करने का दायित्व अधिरोपित किया गया। अब एक प्रश्न आता है कि सरकारी कर्मचारी हम किसको मानेंगे। तो इससे संबंधित एक वाद है, राधा मौनी एवं अन्य बनाम सचिव गृह रक्षा विभाग। इस वाद में अवधारित किया गया कि जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत सरकारी तथा निजी नियोजन में ड्राइवर की नियुक्ति में कोई भेद नहीं किया गया है तथा अधिनियम की धारा 2(1) n सपठित अनुसूची 2 के अंतर्गत ड्राइवर को कर्मकार की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः पुलिस विभाग में कार्यरत ड्राइवर कर्मचारी की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा तथा दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो इस बात में यह बताया गया कि जो ड्राइवर है, चाहे वो सरकारी ड्राइवर है या वो किसी निजी प्राइवेट उसमें कार्यरत है, दोनों ही ड्राइवर्स को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में जो कर्मकार है उस परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। हमने एक शब्द सुना है ठेकेदार। तो जो ठेकेदार और जो कर्मचारी है, क्या वो एक ही है या वो अलग अलग है। तो ठेकेदार और कर्मचारी में अगर कोई अंतर है तो वो क्या होता है, वो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉइज़। तो उनमें अगर हम दोनों को स्टडी करते हैं तो कुछ दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं जो इस प्रकार से हैं। ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जिसका एक स्वतंत्र कारोबार होता है, परंतु वह दूसरे व्यक्ति के लिए विशिष्ट कार्य करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है, जबकि कर्मचारी अपने नियोजक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में अपना कार्य संपादित करता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन काम दूसरे के लिए करता है, जबकि जो कर्मचारी होता है, एम्प्लॉई जो है, वो किसी और के संरक्षण, देखरेख में, निर्देशन में कार्य करता है। दूसरा, ठेकेदार नियोजक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण से पूर्णतया स्वतंत्र रहता है तथा कार्य पूरा करने की संविदा करता है। कार्य किस तरीके से करना है वह खुद डिसाइड करेगा, और जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है बस उनको एक समयावधि बता दी जाती है, ड्यूरेशन की, जिसमें आपको अपना काम पूरा करना है। लेकिन जो कर्मचारी होता है इसके ठीक विपरीत, वह अपनी सेवा संबंधी संविदा कर्मकार के साथ करता है। जो प्रबंधक हैं, कर्मकार नियुक्तिकर्ता जो होते हैं, जिसे हम लोग प्रबंधक भी बोलते हैं, उसके साथ अपनी सेवा संविदा करता है और वो ही डिसाइड करता है कि जो एम्प्लॉई है उसे किस तरीके से काम करना है, कितनी देर काम करना है। ठीक है, और एक छोटा सा अंतर और आता है कि जो ठेकेदार वो दूसरे कर्मचारियों से कार्य संपादित करवाता है, जबकि कर्मचारी स्वयं अपने निजी श्रम से कार्य संपादित करता है। इसी से संबंधित एक छोटा सा केस है, चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और 1958 का यह वाद है। इस मामले में ठेकेदार तथा कर्मचारी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ठेकेदार प्रबंधकों द्वारा नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह एक स्वतंत्र ठेकेदार है जो कि संविदा के अपने भाग की पूर्ति बीड़ी तैयार कराकर उसे कारखाने में प्रदान करने द्वारा करता है। यहाँ पे हमारी कर्मचारी शब्द की परिभाषा समाप्त होती है। नेक्स्ट जो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे वो नियोजक, एम्प्लॉयर के बारे में है। थैंक यू।